सोमू को भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। हर बार जब वह पुस्तकालय जाता था तो उसे दांत किटकिटाती डरावनी कहानी मिलती थी। यह एक संकेत था कि वह अपने दोस्तों पर एक डरावनी चाल खेलने के लिए तैयार हो रहा था। वह 10 साल का था। उसके माता पिता अब संकेतों को पहचानना सीख गए थे। जिन दिनों उस दुबले पतले लड़के की कॉकर स्पैनियल आंखें पहले से कहीं अधिक चमकीली चमकती थीं और उसके भूरे लहराते बालों में स्वयं की हलचल होती थी, वे जानते थे कि उसने अवश्य ही कोई भूत की कहानी पढ़ी होगी और किसी को डराने की साजिश रच रहा था। समस्या यह थी कि सोमू को पढ़ना बहुत पसंद था और इसलिए उन्होंने खूब डराने का काम भी किया। लेकिन वह अपने मजाकिया चुटकुलों और अपने मददगार स्वभाव के लिए पसंद किए जाते थे, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। हालांकि कुछ दोस्तों ने अक्सर उसे डर का एहसास कराने के बारे में सोचा था। यह डर बिस्तर पर ढेर सारा खाना खाने, ठुड्डी तक खींची हुई चादर के साथ बैठने और उसके रोमांच के आनंद के लिए कहानी पढ़ने से बहुत अलग था। एक दिन सोमू के दोस्त पवन ने उसे स्कूल के बाद अपने घर बुलाया। सोमू की माँ और पिताजी ने कहा कि वह जा सकता है, लेकिन उन्होंने उसे अंधेरा होने से पहले घर आने को कहा। याद रखें, अब उसके पिता ने कहा, आपको पार्क के रास्ते घर चलना होगा। पार्क के बारे में कुछ। सोमू अपने दोस्त के घर के लिए निकल गया। उन्हें पवन की कुछ रोमांचक राक्षस पुस्तकों में कहानियां पढ़ने और चित्रों को देखने में बहुत अच्छा समय लगा। समय बीतता गया और जब सोमू ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। अरे नहीं, वह हांफने लगा। मुझे घर जाना है। सोमू पार्क के उस रास्ते पर चलने लगा जिस पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कितना अंधेरा था। पार्क अधिकारी कुछ रोशनी क्यों नहीं लगा सके? और फिर याद आया कि पार्क की अधिकांश लाइटें उन्होंने अपने अंतरस्थानीय क्रिकेट मैचों के दौरान तोड़ दी थीं। वास्तव में यदि कोई लड़का गगनभेदी सिक्सर से पार्क की लाइट तोड़ने में सफल हो जाता तो उसे हीरो माना जाता था। अब यह कोई उज्जवल विचार नहीं लग रहा था, खासकर तब जब झींगुरों की चहचहाहट की आवाज बहरा कर देने वाली हो गई हो। यदि कोई उसके पीछे आता तो वह उनके कदमों की आवाज नहीं सुन पाता। और फिर उसने वह शोर सुना। यह पीछे से आया। यह एक मानवीय आवाज थी। अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूँ। सोमू चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन तेज कदमों ने उसका पीछा किया। आखिरकार हांफते हुए वह रुका और कांपती आवाज में पूछा, वहाँ कौन है? लेकिन उसने केवल यह आवाज सुनी, अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूँ। सोमू फिर दौड़ने लगा। पदचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह एक बार फिर रुका और पूछा, वहाँ कौन है? अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूँ। फिर वही बात। वह कुछ और क्यों नहीं कह सका। बेचारा सोमू फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हमेशा की तरह जब उसके पेट में टांका लगा तो वह रुक गया और पूछा, देखो यह कौन है? अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूँ। सोमू रास्ते पर भागा और खुद को अपने दरवाजे पर पाया, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था और कदम ठीक उसके पीछे थे। सोमू में अब कोई ताकत नहीं बची थी और वह वहीं खड़ा रहा और पूछा, वहाँ कौन है? अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूँ।
सोमू ने घूंट भरते हुए अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकते हैं? राक्षस चला गया। सोमू डर के मारे अपने कान और आंखें बंद करके अपने दरवाजे पर बैठ गया। फिर उसने अपनी बाईं आंख थोड़ी सी खोली। राक्षस ठीक उसके सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंत में काले रंग की पतलून पहनी हुई थी, जैसा कि फैशनेबल था। जैसे ही उसकी नजर भूत की आकृति पर पड़ी, उसे झटका लगा। यह उसके पिता थे। सोमू, क्या मैंने तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आने को नहीं कहा था? पिताजी ने कहा। आपने किया डैडी, सोमू ने सूंघा। खैर, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बदलाव के लिए डराऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी डरावनी कहानियों को पढ़ने के बाद दूसरों को डराते हो, सोमू के पिता ने कहा। सोमू बहुत देर तक अपने पिता को देखता रहा और फिर वे भयानक आवाजें निकालते हुए घर के अंदर चले गए।